हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज है सेशन 1 सोशियोलॉजी ऑप्शनल का और हम शुरू कर रहे हैं पेपर 2 से। इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको बताया कि हम पेपर 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं पेपर 2 का A1A टॉपिक यानी कि इंडोलॉजी बाय GS घुरे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि सिलेबस में ये कहाँ बैठता है। देखो, ये है आपके सामने सिलेबस और इंडियन सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज, ये पेपर 2 का इन्होंने यूपीएससी ने नाम दिया है और इसमें हमारे 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, बी सेक्शन इज सोशल स्ट्रक्चर एंड सी सेक्शन इज सोशल चेंजेस इन इंडिया। यानी कि पहले हमने एक इंडियन सोसाइटी का एक ओवरव्यू लिया, बी में हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा एंड सी सेक्शन में हम चेंज देख रहे हैं। तो शुरू करेंगे हम इंडियन सोसाइटी की इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं 2 यूनिट्स आती हैं इसमें, पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। पर्सपेक्टिव्स में हम 3 थिंकर्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट इज GS घुरे, उनकी इंडोलॉजी वाला सेक्शन, देन MN श्रीनिवास और उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एंड फिर आता है AR देसाई और उनकी मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी। यानी कि हम 3 थिंकर्स पढ़ेंगे पहली यूनिट में। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंडोलॉजी बाय GS घुरे। अब ये जो यूनिट है A1A, ये फर्स्ट यूनिट है पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी वेटेज कितनी है यूपीएससी में। अब कोई भी यूनिट जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हम उसकी वेटेज देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी जब हम करते हैं तो हमें उस चीज़ को कितने ध्यान से पढ़ना है और कितने लगन से पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवर द ईयर्स इस चैप्टर में से पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि पहली यूनिट है पेपर 2 की, इसकी वेटेज ऑलमोस्ट बनती है 3%। देखिए, 400 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको 250 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है, चॉइस होती है। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो पेपर बना होता है, यूपीएससी ने बनाया होता है 400 का, उसमें आपको सिर्फ 250 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर हम 400 में से इसकी वेटेज निकालें तो दिस अमाउंट्स टू 3%। तो 2023 में इस यूनिट में से 10 नंबर का पेपर आया था, 22 में काफ़ी ज़्यादा वेटेज आई थी, 30 नंबर तक खिंच गया था, और 21 में एक भी सवाल नहीं आया। तो ट्रांजिशन बदलती रहती है। हमें ये नहीं देखना है कि 0 का आया तो छोड़ दें या 30 का आया तो इसी पे सारा जोर लगा दें। थोड़ा एक हमें बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि ओवरऑल अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 3 to 4% वेटेज बनती है। तो एंड इसमें से जो सवाल आते हैं काफ़ी डायरेक्ट और काफ़ी इजी सवाल आते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये आपके। तो यू शुड नॉट लीव दिस सेक्शन। देखिए, वेटेज के हिसाब से हमने बात कर ली। अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चंस हम बात कर रहे हैं इंडोलॉजी GS घुरे की, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। GS घुरे के इंडोलॉजिकल अप्रोच के बारे को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए, उसके अगेन शॉर्ट नोट लिखिए इंडोलॉजिकल अप्रोच से। तो डायरेक्ट सवाल आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल कि GS घुरे की इंडोलॉजिकल अप्रोच के बारे में आप कुछ शब्द लिखिए। यही हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नोट्स हैं इसके 5 पेजों के, सेक्शन वाइज बहुत ही क्लियरली आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही आपको समझाया गया है नोट्स में भी, और क्लास में भी हम ऐसी बात करेंगे ताकि आप वैसे का वैसा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर। तो व्हेन वी स्टार्ट दिस सेशन, हम टॉपिक का नाम है इंडोलॉजी GS घुरे की, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। अब 1 घंटे का ये सेशन होने वाला है और इसमें मैं आपको एक लेआउट दे दूं, एंड यही लेआउट आपका, यही स्ट्रक्चर आपका आंसर राइटिंग में भी होना चाहिए। हाउ डू यू स्टार्ट एन आंसर एंड हाउ डू यू एंड एन आंसर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंडोलॉजी। इंडोलॉजी होती क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, जनरल मतलब क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि घुरे की इंडोलॉजी क्या थी। GS घुरे की इंडोलॉजी, जब उन्होंने ये मेथडोलॉजी अपनाई
तो उन्होंने कैसे अपनाई, उन्होंने क्या इसके बारे में लिखा। फिर इंडोलॉजी जब उन्होंने अपनाई तो उसके बेसिस पे उन्होंने 6 बुक्स लिखी, 6 टॉपिक्स पे उन्होंने काम किया। 6 वर्क्स ऑफ जीएस घुरे पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ इंडोलॉजी। जब ये 6 वर्क्स हम पढ़ चुके होंगे तब हम इंडोलॉजी जीएस घुरे की पूरी समझ चुके होंगे। बट द आंसर इज नॉट कंप्लीट हियर येट। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म कि घुरे ने जो इंडोलॉजी अपने काम में लेके आए वो उस पे बाकी सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना था, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी जीएस घुरे की इंडोलॉजी की। फिर यहाँ पे हमने सारे उनके शेड, सारे उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लिए। फाइनली हम देखेंगे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कंक्लूजन। यही आपका आंसर राइटिंग का भी स्ट्रक्चर होता है। यू स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द बेसिक टर्म इन द क्वेश्चन, फिर आप थिंकर के आते हैं, थिंकर के क्या विचार हैं, फिर उनके काम पे आते हैं, फिर उनके क्रिटिक पे आते हैं, एंड देन यू कंक्लूड प्रेजिंग द ऑथर, प्रेजिंग द थिंकर, उनकी कंट्रीब्यूशन एंड कंक्लूजन। तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे आज के सेशन का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंडोलॉजी। टॉपिक का नाम है इंडोलॉजी बाय जीएस घुरे। इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंडोलॉजी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इंडोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, वन इज इंडो एंड सेकेंड इज लॉजी। इंडो शब्द आता है आपका इंडिया से, इंडिया, इंडो चाइना वॉर, इंडिया और चाइना का वॉर। लॉजी का शब्द का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ इंडिया, टू बी स्पेसिफिक द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को अगर हमें समझना है तो हमें इंडोलॉजी नाम की एक मेथोडोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इंडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्टडी है। कैसे पढ़ती है ये इंडियन सोसाइटी की स्टडी, कैसे की जाती है। तो इसकी 2 मेथोडोलॉजीज इंडोलॉजी में यूज होती हैं। अब इंडोलॉजी स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए टर्म निकाली कि व्हाट वाज द नीड ऑफ कॉइनिंग दिस टर्म। क्या एक जनरल सोशियोलॉजी वर्ड जो है, स्टडी ऑफ इंडिया, स्टडी ऑफ सोसाइटी इन जनरल, वही शब्द हम यूज नहीं कर सकते थे। इंडिया की सोसाइटी को स्टडी करने के लिए हम एक अलग टर्म क्यों लेकर आए। तो देखो, सोशियोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप में हुई थी, वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी। वहाँ के कॉन्सेप्ट्स अलग थे, वहाँ की सोसाइटी अलग थी, वहाँ का टाइम अलग था। इंडिया में जब सोशियोलॉजी शुरू होती है, सोशियोलॉजी यानी कि इंडियन सोसाइटी को जब सोशियोलॉजिस्ट ने पढ़ना शुरू किया, उस पर रिसर्च वर्क करना शुरू किया, तो व्हाट दे रियलाइज्ड वाज, स्पेशली जीएस घुरे ने क्या रियलाइज़ किया कि हमारी सोसाइटी बहुत अलग है दुनिया की सारी सोसाइटी से। इंडियन सोसाइटी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन द वर्ल्ड। मार्क माई वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आप कुछ भी ले लीजिए, आप इंडिया के रिलीजन्स ले लीजिए, सबसे ज़्यादा रिलीजन्स इंडिया में हैं। इंडिया की लैंग्वेजेस ले लीजिए, इंडिया के डायलेक्ट्स ले लीजिए, इंडिया का कल्चर ले लीजिए, इंडिया के कुजीन्स ले लीजिए, इंडिया के कपड़े पहनने का तरीका, साड़ी पहनने का तरीका गांव-गांव, देश-देश से बदल जाता है। 4-4 किलोमीटर पर डायलेक्ट्स बदल जाते हैं। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो अगर ऐसा हमारा समाज है तो क्या हम फॉरेन की वेस्टर्न सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट वहाँ के एज इट इज़ यहाँ पे लगा के क्या हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय समाज समझ में आ गया। ऐसी कॉम्प्लेक्स और इतनी डाइवर्स और इतनी बड़ी समाज को हमें समझना है तो हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमें हमारी स्टडीज़ ग्राउंड लेवल पे जाके करनी पड़ेंगी। एंड हमारी बुक्स, हमारी हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे, हमारी सोसाइटी को हम ज़ीरो से पढ़ेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगी हमारी इंडियन सोसाइटी। एंड यही आर्ग्यूमेंट था कि वी केम अप विद द न्यू मेथोडोलॉजी
द नेम ऑफ इट वॉज इंडोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी थ्रू कैसे, दो मेथड्स हैं, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड्स। हिस्टोरिकल में आ जाता है कि आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़ेंगे, भारत के अंदर जो भारतीय समाज के बारे में लिखे गए बुक्स हैं उनको पढ़ के आप इंडिया के स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव मेथड कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया की सोसाइटी को कंपेयर, इंडिया के सोसाइटी के अंदर जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि बड़े बड़े वर्ड्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूट, सोशल ग्रुप्स, मतलब रिलीजन, भारत में धर्म का मतलब समझना है, भारत में मैरिज का कॉन्सेप्ट समझना है, फैमिली का कॉन्सेप्ट, फैमिली का मतलब इंडिया में क्या होता है, फॉरेन में अलग होता है, शादी की जो इम्पोर्टेंस है भारतीय समाज में अलग है, वहाँ पे अलग है। तो कंपैरेटिव स्टडी इज आप इंडिया के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सोशल एलिमेंट्स हैं, इनको आप वहाँ से कंपेयर करते हैं एंड यू सी द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ कि इंडिया में फैमिली का मतलब क्या है और फॉरेन में फैमिली का मतलब क्या है, इंडिया में मैरिज का मतलब क्या है और वेस्टर्न सोसाइटी में मैरिज का मतलब क्या है, इंडिया में रिलीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है समाज को जोड़े रखने में, वहाँ पे क्या मतलब है, क्या वहाँ पे भी समाज को जोड़े रखने में धर्म का रोल है कि धर्म एक पर्सनल अफेयर है, एक पर्सनल बिलीफ के नाम पे जाना जाता है, इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, फॉरेन में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। तो स्टडी ऑफ इंडोलॉजी इन वन सिंगल स्टेटमेंट इज the study of Indian society through historical and comparative methods। ठीक है, इसमें हम एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम कंपैरेटिव मेथड्स लेके आ रहे हैं, तो दिस इज इंडोलॉजी। अब जो जीएस घुरे थे, गोविंद सदाशिव घुरे, ये इसको आप कह लीजिए कि अगर भारतीय सोसाइटी, भारतीय समाज हमारा एक परिवार है तो जीएस घुरे थे हमारे दादाजी, ठीक है। और हर फैमिली में जो दादाजी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं थोड़े पुराने विचारों के, थोड़े ट्रेडिशनल, ठीक है, उन्हें अपने कल्चर से, अपनी भूमि से, अपने समाज से बेहद लगाव होता है। तो ऐसा ही कुछ था जीएस घुरे के साथ। जीएस घुरे को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इंडियन सोशियोलॉजी की जो नींव, जो फाउंडेशन रखा, वो इन्होंने रखा था जीएस घुरे ने। अब जीएस घुरे की जो जन्म हुआ था इनका, दैट वाज इन 1893। ये डेट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है, आप इसको इंडिया की हिस्ट्री में कहीं फिट करके देखिए कि इस टाइम पे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज़ों का रूल था इंडिया पे, उस टाइम पे ये पैदा हुए। तो इंडोलॉजी जो ये लेके आए कॉन्सेप्ट, इसका भी कारण ये था कि भारतीय समाज को ब्रिटिशर्स की आंखों से वो नहीं देखना चाहते थे। उस टाइम पे 1893 या 1900s में जो भी स्टडी भारतीय समाज को लेके हो रही थी, वो फॉरेनर्स की आंखों के थ्रू हो रही थी, ब्रिटिशर्स की आंखों के थ्रू हो रही थी। वो जो सोशियोलॉजी यूरोप से कंसेप्ट लेके आए थे, वो एज इट इज़ यहाँ अप्लाई करते थे। यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल फील्ड स्टडी नहीं हुई। यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे जो गोत्र सिस्टम है, यहाँ के जो अंदरूनी रीति रिवाज हैं, उनको किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। वो बहुत ही ऊपरी तरीके से भारतीय समाज को समझ रहे थे। तो तब जीएस घुरे आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जो ये यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी है, मार्क माय वर्ड्स, यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, इनको उन्होंने तोड़ा और इन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो भारत का इतिहास खोल के देखिए, भारत के कल्चर में घुस के देखिए, भारत के गांव में जाके देखिए, उनसे लोगों से बातें करके देखिए। यूरोसेंट्रिक व्यू से आपको भारतीय समाज समझ नहीं आएगा। और इन्होंने बहुत किताबें लिखी इंडोलॉजी अप्रोच से, और इनकी ये महारत थी भी। जीएस घुरे इंडोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। ही वॉज द राइट पर्सन जो कि यूरोसेंट्रिक व्यू को हटाकर
एक इंडोलॉजिकल व्यू लेके आने में सक्षम थे। क्यों? पहली बात, जीएस घुरे बीइंग अ ब्राह्मण, इनकी संस्कृत पे पकड़ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, दादाजी बोला है इनको, तो इनको वेद शास्त्र इनके टिप्स पे थे। इंडिया की रामायण महाभारत, जो हिंदू कल्चर की जितनी भी किताबें हैं वो इनके टिप्स पे थे। संस्कृत इनको बहुत अच्छे से आती थी, तो संस्कृत का ज्ञान इनको बहुत था। सेकंड आता है कि इन्होंने जो अपनी पीएचडी करी थी वो इन्होंने करी थी WHR रिवर्स के अंडर। ये थे तो अंग्रेज, बट ये थोड़े लिबरल, थोड़े खुले दिमाग के अंग्रेज थे। इनका एक कॉन्सेप्ट था डिफ्यूजनिज्म। तो उसी कॉन्सेप्ट से, ये डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट था यही, क्योंकि इनसे पढ़े थे, तो घुरे की भी काम में आपको डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है। डिफ्यूजनिज्म का मतलब मोटा मोटा हम ये समझें, हम टॉपिक से डाइवर्स नहीं होना चाहते, कि डाइग्रेस नहीं होना चाहते। डिफ्यूजनिज्म का मतलब कि भारत में जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, कश्मीर का अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर है, वेस्टर्न इंडिया का अलग कल्चर है, बट कल्चर कहीं का भी है, रीजन्स अलग अलग हैं, बट इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। उसी सिमिलैरिटीज को बोला गया है डिफ्यूजनिज्म, दैट कल्चर across regions, across geographies, it's diffused, it has similarities, it has commonalities. उसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, उसमें बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि डिफ्यूजनिज्म जो है, जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो इसलिए हैं बिकॉज कल्चर एक जगह से शुरू हुआ, किसी एक जगह से, थ्योरी है ये, और वहाँ से धीरे धीरे पूरी ज्योग्राफी में, पूरी जगह पे फैला। एक तो ये है। एक दूसरा रीज़न ये है कि कल्चर अलग अलग जगह पे पैदा हुआ, हर सोसाइटी का, हर गांव का अपना कल्चर था, बट बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस होते गए टाइम के साथ, एवोल्यूशन के साथ, और इसलिए कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती गई, देखने को मिलती गई। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल मॉडर्न इंडिया का एग्जांपल दूं, तो बॉलीवुड का पूरे इंडियन सोसाइटी में कितनी भी डाइवर्स हो, कहीं भी इंडिया के कोने कोने में बॉलीवुड के गाने सुने जाते हैं, इवन पाकिस्तान में भी सुने जाते हैं, तो दैट कल्चर ऑफ बॉलीवुड इज बीइंग स्प्रेड टू एवरी कल्चर, एवरी स्मॉल इंडिजिनस नेटिव कल्चर इन इंडिया, है ना। तो एक जगह से कल्चर एक उपजा बॉलीवुड का, और वो हर जगह पे पैदा हुआ। तो कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं, तो अगेन इसका एक रीज़न है बॉलीवुड। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं कि कल्चर हर जगह अलग अलग था, तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, किंगडम्स थे, इंडिया वॉज नॉट अ नेशन, इंडिया वॉज नॉट अ स्टेट, इंडिया बहुत सारे किंगडम्स में बंटा हुआ था, बट उन किंगडम्स में आपस में वॉर्स होते थे, आपस में मैरिटल अलायंसेस होते थे, ट्रेड एक्सचेंज होता था, कॉइन्स एक्सचेंज होते थे। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में, साउथ इंडिया में रोमन, ग्रीक्स के कॉइन्स पाए गए, गोल्ड कॉइन्स पाए गए। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आता है 326 BC में, तो वहाँ के भी कुछ कल्चर, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ पीछे रह गई। आज की तारीख में भी कुछ ग्रीक ओरिजिन की कम्युनिटीज़ कश्मीर में पाई जाती हैं, तो वो कल्चर यहाँ छूटा, ठीक है। तो ट्रेड के थ्रू, वॉर के थ्रू, कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू मर्चेंट्स आते थे, पिलग्रिम्स आते थे, मेगास्थनीज आए यहाँ पे, ह्यूनसांग आए, तो कल्चरल एक्सचेंजेस ऐसे भी होते रहे। दोनों थ्योरी सही हैं। दैट इज डिफ्यूजनिज्म। तो डिफ्यूजनिज्म घुरे में भी, घुरे के काम में भी डिफ्यूजनिज्म की कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उन्होंने WHR रिवर्स के साथ, उनके अंडर उन्होंने अपनी PhD करी थी। तीसरा कारण ये है कि वो बिल्कुल सही इंसान थे इंडिया में इंडोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो था कि 1893 में पैदा हुए, तो जब वो थोड़े 1900s में गए, जब वो अपनी जवानी में गए, तो उन्होंने उस टाइम पे जो 1800s के और 1900s के, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया के, महाराष्ट्र के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हमने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, वो उनसे वो जानी जान थे, उनको वो समझे। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो उन्होंने देखे इंडिया में, उनका उन पे बहुत प्रभाव था। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, फॉर एग्जाम्पल,
प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन का जो प्रार्थना समाज था वेस्टर्न इंडिया में था, प्रार्थना समाज। फिर आपका आता है ज्योति राव फूले का, जो उन्होंने स्कूलिंग करी, वो भी महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव थे चेंज लाने के लिए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। तो द मूवमेंट स्टार्टेड बाय ज्योति राव फूले, ठीक है। फिर नाम आता है आपका विष्णु शास्त्री पंडित का, आपने सुना होगा, विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो थी। तो इस तरह के उस टाइम के 1800s और 1900s के जो वेस्टर्न इंडिया से, स्पेशली महाराष्ट्र में जो चेंजेस आ रहे थे, वो उनका इन पे बहुत बड़ा प्रभाव था। तो ऐसे ऐसे जो इनकी लाइफ के जो इवेंट्स थे, उससे ये ही वॉज द राइट पर्सन टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोलॉजी एंड ब्रिंग द फाउंडेशन, ले द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। अब इनके वर्क्स देख लेते हैं, क्या क्या काम इनकी जो इंडोलॉजी थ्योरी है, इंडोलॉजी कॉन्सेप्ट है, वो इनके काम में हमें कैसे देखने को मिलता है। तो वी विल बी स्टडिंग, और आने वाले एग्जाम्स में, यूपीएससी के आने वाले मेंस में अगले 4-5 साल में वी कैन एक्सपेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब जनरल इंडोलॉजिकल व्यू बताइए जीएस घुरे का, उस पर 150 से 300 वर्ड्स का आंसर लिखिए, दैट हैज़ बिकम वेरी इजी क्वेश्चन, वो तो आप कर ही लोगे। बट स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर पूछना होगा यूपीएससी को, तो वो इस एरिया से पूछेगी, जीएस घुरे के वर्क्स जो हैं उसमें से पूछ सकती है। तो इन दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम घुरे के 6 वर्क्स को देखेंगे, कास्ट पे, किनशिप पे, ट्राइब पे, रिलीजन पे। तो 6 वर्क्स में आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, निमोनिक बता रही हूँ। निमोनिक इज क्रिकेट, राजस्थान सिविल सर्विसेज, ठीक है। क्रिकेट, CKT, RCS, 6 काम इनके थे। फर्स्ट इज कास्ट। बहुत ही ब्रीफली हम कास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बिकॉज कास्ट एक पूरी की पूरी यूनिट है आपके पेपर 2 में, और उसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो घुरे की थ्योरी वहाँ पे आएगी, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ टच कर रही हूँ कि आपको फ्लो आपका ख़राब ना हो। कास्ट की जब जीएस घुरे बात करते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच से, तो ये इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी होगी, तब इन्होंने वेद पढ़े होंगे, तब इन्होंने पुराण पढ़े होंगे, तो शास्त्रास पढ़े होंगे, और वहाँ से ये कहते हैं कि जो कास्ट है इंडिया में, इनकी किताब का नाम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया में ये बात करते हैं कि देखो, कास्ट के मोटे मोटे 6 फीचर्स होते हैं, 6 मेन फीचर्स हैं, ठीक है, ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं कास्ट सिस्टम, जो इंडिया में ही पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं कास्ट सिस्टम नहीं पाया जाता, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने बात करी। अगेन एक और निमोनिक बता रही हूँ, SHPCLR। अब इसका आप कुछ भी याद करने का तरीके बना लीजिए। S इज सेगमेंटल डिविजन, कि कास्ट जो है, देखिए कास्ट का ओरिजिन, अगर थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो जब आर्यंस आए इंडिया में, वैदिक आर्यंस, वैदिक टाइम पे आर्यंस जब इंडिया में आते हैं, तो आर्यंस वर ऑफ फेयर कलर। कास्ट एंड रेस है तो इसमें कलर का कॉन्सेप्ट, स्किन कलर का भी कॉन्सेप्ट आता है। जब वैदिक आर्यंस इंडिया में आए, तो जो द्रविडियन थे, जो यहाँ की इंडिजिनस लोग थे, दे आर कॉल्ड द्रविडियंस, दे वर लिटिल डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, एंड वैदिक आर्यंस, क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया से आ रहे थे, वहाँ की रेस थोड़ी फेयर स्किन थी, वो क्लियर डिस्टिंक्शन थी स्किन के कलर पर। जो वर्ण सिस्टम था, दैट इनिशियली वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। वर्ण का मतलब कलर होता है। अब उन्होंने अपने आप को द्रविडियन से अलग रखने के लिए ये एक वर्ण सिस्टम लेके आए, एंड धीरे धीरे इसको, जब ये और रिजिड हो गया, जब ये पूरी इसने रूट्स पकड़ ली, तो ये कास्ट का रूप ये लेता है। स्टार्ट्स विद वैदिक आर्यंस की इन्वेजन ऑफ इंडिया, आर्यन इन्वेजन जो हुई है। तो सेगमेंटल डिवीजन, पूरी सोसाइटी अलग अलग कास्ट्स में डिवाइडेड है आज भी।
डिवीजन तो है, एक तो हो गया सेगमेंटल डिवीजन, द होल सोसाइटी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कास्ट्स। ठीक है, ब्राह्मण्स में कितनी हजारों कास्ट्स हैं, क्षत्रियास में कितनी हजारों कास्ट्स हैं। ठीक है, चारों वर्णों के आगे इतने लाखों कास्ट हैं टोटल इंडिया में। अब ये हो गई डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ कास्ट्स। सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि डिवीजन तो आपने कर दी, उसको आपने एक रैंक भी दे दिया, उसको आपने एक हायरार्की भी दे दी कि भाई ये कास्ट सबसे ऊपर है। ब्राह्मण्स की हम बात करें, एक मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्राह्मण्स के अंदर पांडेस आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू शर्मास। तो जो पांडे कास्ट है वो रैंक में, वो हायरार्की में शर्मा से ऊपर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन करके आपने उसको रैंक्स में, हायरार्की में डिवाइड कर दिया। एंड जो ऊपर की जो हायरार्की में ऊपर कास्ट है, दे आर प्योर, दे आर ऑफ मोर वेटेज, उनकी सोसाइटी में प्रेस्टीज ज़्यादा है, सोसाइटी में स्टेटस ज़्यादा है। एंड जो लोअर की हैं उनका सोसाइटी में ट्रेडिशनल स्टेटस इज लोअर। ठीक है, फिर आता है थर्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड फर्स्ट इज आपका सेगमेंटल डिवीजन, सेकंड आपकी हायरार्की आ गई, थर्ड आपका आ गया प्योरिटी एंड पोल्यूशन। अगेन प्योरिटी एंड पोल्यूशन वही हो गया कि जो ऊपर की कास्ट हैं, जो रैंक में ऊपर कास्ट है, उसको आपने प्योर कास्ट बोल दिया। जो नीचे रैंक में आपने डाल दी उनको आपने बोल दिया कि ये थोड़ी पोल्यूटेड कास्ट हैं। अगर ऊपर की कास्ट लोअर कास्ट के टच में आती हैं तो दे गेट पोल्यूटेड। फिर उनकी प्योरिफिकेशन होती है, यज्ञ होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर पहले टाइम पर जब टेंपल एंट्री मूवमेंट्स हुए, जब टेंपल्स में दलित्स की एंट्री अलाउड नहीं थी, तो अगर कोई दलित बाय चांस एंटर कर गया, इनफैक्ट आज मॉडर्न इंडिया में भी हम देखने को मिलता है कि अगर किसी दलित ने किसी ऊंची कास्ट के मंदिर से पानी पी लिया तो पूरे मंदिर का शुद्धिकरण होता है और उस दलित की हालत बहुत खराब होती है। रिसेंटली मध्य प्रदेश का इंसिडेंट था दैट ही वॉज बीटन टू डेथ। किड was thirsty and वो वहाँ पे मंदिर में कुछ काम कर रहा था, उसको प्यास लगी, उसने घड़े से पानी पिया and he was beaten to death that the मंदिर has been polluted। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कास्ट सिस्टम में। फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट आता है सी से। सी में यहाँ पे अर्थ है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। What does that mean? Civil and religious disabilities मतलब एक अगर गांव है, हर शहर हर गांव किसी भी एरिया किसी भी ज्योग्राफी का कुछ पार्ट, कुछ टेरेन, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो कुछ एरिया ऊंचा होगा, कुछ एरिया नीचा होगा। ठीक है, अगर ये गांव है, गांव का कुछ एरिया ऊंचा है, कुछ एरिया नीचा है। ऊंची एरिया में ऊंची जात के लोग रह रहे हैं, ब्राह्मण कास्ट रह रही है या ओबीसीज या जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि जो स्ट्रॉन्गर कास्ट हैं, जो प्योर कास्ट हैं, जो हायरार्की में ऊपर कास्ट हैं, वो ऊंची एरिया में रह रही हैं। क्यों? कल को अगर बारिश होगी, कल को अगर फ्लड आएगा तो ये बच जाएंगे, सारा फ्लड का पानी यहाँ पे बाढ़ आएगी नीचे एरिया में। तो नीचे वाले एरिया में रह रही हैं और यहाँ की जो ज़मीन है वो भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वेस्ट लैंड है। सबसे उपजाऊ और ऊंची ज़मीन में ऊंची जात वालों का अधिकार है और जो नीचे वाले एरियाज में लोअर कास्ट या इवन दलित्स, सो कॉल्ड दलित्स, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, उनको वो एरिया दिया जाता है। उपजाऊ भी नहीं होता, फ्लड भी आता है, कीचड़ से भरा रहता है, अच्छी पद्धरी ज़मीन नहीं है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, किसी काम की ज़मीन नहीं है, वहाँ पे उनको ज़मीन दे दी जाती है। और गांव में कुएं तक, मंदिर पे तो एक्सेस ही नहीं होता है। ठीक है, मंदिर सिर्फ ऊंची जात पे एक्सेस है, रोड्स यहाँ पे नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है, कुएं इनके अलग अलग हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो जो द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, वहाँ पे तो कुएं होते भी नहीं हैं, तो दे हैव टू गो किलोमीटर्स अवे टू मे बी सम अदर विलेज टू सम अदर सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि कुएं के एक्सेस नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी। सिविल डिसेबिलिटीज़ का कहना मतलब है जो आम रोज़मर्रा के लाइफ में आपको चीज़ें चाहिए, आपको कुआं चाहिए पानी भरने के लिए, आपको सूखी लकड़ी चाहिए चूल्हा जलाने के लिए,
उन सब का एक्सेस लोअर कास्ट को नहीं दिया जा रहा है। आपके पास साइकिल है, आप उसमें हवा भराना चाहते हैं, बट हवा भराने के लिए आप एक दुकान पे जाएंगे, उस दुकान पे आपको जाने का अधिकार नहीं है। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, आपको प्यास लगी है, बगल में हैंड पंप लगा हुआ है, आपको वहाँ से पानी पीने का अधिकार नहीं है। आपको पक्की सड़क से जाने का अधिकार नहीं है। आप जंगल से होते हुए, किसी पगडंडी से होते हुए ही आप जा सकते हैं, वो चाहे आपको घूम के रास्ता 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़े। तो दीज आर कॉल्ड सिविल एंड रिलीजियस सिविल डिसेबिलिटीज़। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ में आपको आ जाता है कि आपके लोअर कास्ट में, दलित्स में किसी की डेथ होती है, तो जो डेथ के जो कस्टम्स हैं, जो राइट्स हैं, ठीक है, चिता को जलाना, उसके अंदर जो पूजा जो भी इन्वॉल्व होती है रस्में, वो आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, जो कॉमन, अगर आप दफनाते हैं चिता को या चिता को जलाते हैं, तो आपको एक कॉमन एरिया, क्रिमेशन ग्राउंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको कहीं किसी और जगह जाके जलाना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पे हमारे पूर्वजों की चिता जलाई गई है, अगर इनकी चिता भी हम वहाँ जलाएंगे तो हमारे जो एरिया है वो पोल्यूट हो जाएगा। प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दोबारा यहाँ पे आता है। तो दीज आर रिलीजियस डिसेबिलिटीज। टेम्पल्स में इनकी एंट्री अलाउड नहीं है, पूजा करने का अधिकार नहीं है, भगवान को मानने का अधिकार नहीं है। फिफ्थ हमारा आता है लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कास्ट जो है, कास्ट इज डिसाइडेड बाय बर्थ। जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ, आप पूरी जिंदगी उसी कास्ट में रहेंगे। यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। तो लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, पुराने ज़माने में क्या था कि जिस कास्ट में है उस कास्ट को एक ऑक्यूपेशन दे रखी है। लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, रिक्शे वाले का बेटा रिक्शे वाला। तो आपके पास कोई चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं है। इसका एक कारण ये भी था कि एजुकेशन वॉज नॉट डेमोक्रेटाइज्ड। आपने वैदिक के एरा में टाइम सुना कि दैट वाज अ श्रुति लिटरेचर। वैदिक जो वेद थे वो लिखे बाद में गए थे, वो पास ऑन होते थे सुनने से। एंड दलित्स को वेद सुनने का अधिकार नहीं था। वेद गुरु ही शिष्य को सुनाता था और वो याद करते थे, वो रट लेते थे, एंड फिर वो अपनी अगली जनरेशन को सुनाते थे, फिर वो रट लेते थे। तो ये उनकी वाणी में वो याद कर लेते थे। कहीं लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं थी कि कोई दलित पढ़ ले, पढ़ना तो तब आता भी नहीं था। तो बहुत लेट वेदों का स्क्रिप्चर्स में कन्वर्शन हुआ। तो क्योंकि एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं थी सब लोगों को, सिर्फ ब्राह्मण्स को एक्सेसिबल थी। तो ये भी एक कारण था कि अगर एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है तो हाउ वुड यू लर्न द स्किल ऑफ अनदर ऑक्यूपेशन। अगर मैं लोहार का बेटा हूँ और मुझे कोई और सुनार का काम सीखना है तो मैं कैसे सीखूंगी? क्या कोई स्कूल है, क्या कोई इंटरनेट है, क्या कोई किताब है जिसको मैं देख के पढ़ लूँ, या फिर सुनार मेरे को खुद आके सिखा दे? वो ऐसा नहीं था। सुनार अपने ही बेटे को सुनार के लिए ट्रेन करता था, स्किल देता था। तो इसीलिए जो ऑक्यूपेशन थी दैट बिकेम जनरेशनल बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट डेमोक्रेटाइज्ड। तो जो भी पेरेंट है, जो भी बाप है, वो अपने ही बेटे को ही सिखाता था जो स्किल उसको आता था, क्योंकि उसको भी पैसे कमाने उसके बेटे को। तो दिस लेड टू लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। कास्ट बिकेम डिवीजन ऑफ लेबर से फिर कास्ट का बहुत बड़ा लिंक आता है कि एक कास्ट एक ही तरह का ऑक्यूपेशन करती आ रही है जनरेशन्स ऑन जनरेशन्स। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है जो सिक्स्थ फीचर घुरे ने बताया है कास्ट का, दैट दे हैव टोल्ड इज आर आपका आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। एंड घुरे ने बोला है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। मैरिज कैसे होगी? मैरिज क्या एक कास्ट दूसरी कास्ट में मैरिज कर सकती है? नहीं, मैरिज हमेशा होगी एक कास्ट के अंदर ही। तो कास्ट इज कॉल्ड एंडोगेमस। एंडो मतलब इंटरनल एंड गेमस मतलब होता है शादी। तो शादी जो है वो कास्ट के अंदर होगी, एंडोगेमस। एंड गोत्र शुड बी
एक्सोगेमस, गोत्र के बाहर होगी, कास्ट के अंदर होगी। ये फीचर दोबारा आपका आएगा। अब ये हमारे 6 फीचर्स हो गए जो घुरे ने बताया कि 6 मेन फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है, सेकंड जो वर्क, हमने कास्ट देख लिया है, 6 वर्क्स के बारे में बात करेंगे हम घुरे के। कास्ट के उन्होंने 6 फीचर्स बताए थ्रू हिज बुक ऑफ कास्ट एंड रेस इन इंडिया। सेकंड जो इंडियन सोसाइटी के बारे में उन्होंने किताब लिखी, वो उन्होंने लिखी किनशिप के बारे में, किनशिप, फैमिली, मैरिज। तो सेकंड जो आता है दैट इज किनशिप, फैमिली एंड मैरिज। अगेन ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इसमें ये 6th पॉइंट जो है मैरिज वाला, यही यहाँ पे रिपीट होगा कि गोत्र इज किनशिप। किनशिप मतलब मोटा मोटा एक वर्ड में अगर आपको बताऊं, खानदान। खानदान कैसे डिसाइड होता है? शादी से ही खानदान डिसाइड होता है। तो शादी कैसे हो रही है? किनशिप एंड मैरिज आर इंटरलिंक्ड एंड मैरिज एंड कास्ट आर इंटरलिंक्ड एंड मैरिज एंड गोत्र आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड। शादी होगी गोत्र के बाहर, कास्ट के अंदर, और शादी से ही आपका खानदान बनता है। तो दिस वॉज द मेन फीचर। गोत्र, व्हाट इज गोत्र? आप सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, तो गोत्र बोला जाता है कि जो लोग सेम गोत्र के हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो दे विल टेल यू योर गोत्र। नॉर्मली आपका जो सरनेम होता है दैट इज योर गोत्र। तो सेम गोत्र के जो लोग हैं दे आर कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो एक अपनी ही फैमिली के लोग हैं, ठीक है। और गोत्र मतलब कि वो जो सब लोग हैं वो एक ऋषि, सेज, एक ऋषि के ही आगे उनकी जनरेशंस हैं। यानी कि एक सेज यानी या फिर ऋषि, उनके ही आगे जो जनरेशंस हुई, ठीक है, उनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, आगे खानदान पूरा बनता गया। तो दिस होल इज कॉल्ड वन गोत्र। तो एक गोत्र के लोग कह ले कि हम एक ही ऋषि के आगे आगे बच्चे हैं, पोते पड़पोते, ठीक है। तो अगर गोत्र के अंदर शादी होती है तो कहा जाता है कि बहुत सारे डिजीजेस हमें हो सकता है, साइंटिफिकली भी थोड़ा लिंक है इसके साथ, एंड दैट कैन लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द गोत्रा। हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गोत्र के बाहर शादी करें, बट कास्ट के अंदर, कि कास्ट के बाहर, बिकॉज देखो कास्ट इज हायरार्किकली अरेंज्ड। हायरार्की का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये रूल अगेन, इसका फिर से रूट वहीं पे आता है कि वैदिक आर्यंस थे, दे वांटेड टू मेंटेन देयर सुपीरियॉरिटी ओवर द इंडिजिनस द्रविड्स। तो उन्होंने कास्ट का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है और हायरार्की का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। इसलिए कास्ट एक्सोगेमस नहीं थी, कास्ट वॉज एंडोगेमस। अपनी ही कास्ट में आप रहें, अपनी हायरार्की, अपना रैंक मेंटेन करें। कास्ट के बाहर आप अगर शादी करेंगे तो यू ट्राइंग टू चेंज योर रैंक। नहीं, हम नहीं चाहते वो हो। तो कास्ट इज एंडोगेमस, गोत्र इज एक्सोगेमस। थर्ड आपका पॉइंट आता है, हमने कास्ट पढ़ लिया, किनशिप पढ़ लिया, देन आता है ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट। ट्राइब्स के बारे में घुरे क्या बोलते हैं? घुरे का ट्राइब्स के बारे में देखो, दादाजी हैं फैमिली के, तो दे हैव अ वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट। वो ट्राइब्स के बारे में क्या दिक्कत ये थी कि जब हम भारतीय वर्ण सिस्टम को पढ़ते हैं, वर्ण सिस्टम क्या है? सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियस हैं, फिर वैश्यस हैं, एंड में शूद्रस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दलित्स हैं, तो सो कॉल्ड दलित्स, जिनको सो कॉल्ड अनटचेबल्स भी कहते हैं, वो वर्ण सिस्टम के बाहर हैं। उनको वर्ण सिस्टम का भी हिस्सा नहीं दिया गया, वो पंचम वर्ण में आते हैं, दलित्स, ठीक है। तो ये एक पंचम वर्ण, आउटकास्ट्स भी उनको बोलते हैं, कि वर्ण सिस्टम से बाहर निकाल रखा है उनको। तो पंचम वर्ण बोला जाता है जो नॉर्मली इनको। अब वेयर डू ट्राइब्स फिट? आदिवासी जो लोग हैं वो ना वो वर्ण सिस्टम में आए, ना वो पंचम वर्ण में आए, दलित्स अनटचेबल्स में आए।
तो वे डू वी फिट ट्राइब्स, आदिवासी कहाँ फिट होते हैं? तो उनकी आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ी डिबेट्स थी कि वे डू वी फिट देम, आइडेंटिटी क्राइसिस था। तो घुरे का कहना आया, घुरे ने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस कुछ नहीं है, ये ना बैकवर्ड कास्ट हिंदू ही हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड यूज़ किया ट्राइब्स के लिए कि भाई ट्राइब जो हैं बैकवर्ड है, ये ना टाइम के साथ इतना इवॉल्व नहीं हुए, अभी जंगलों में ही रह गए हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ जब अर्बनाइजेशन होगी, जब डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगी, तो ये ना अपने जंगलों से बाहर निकल के ये भी हिंदू मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ये मर्ज हो जाएंगे। तो अभी ये टाइम पे थोड़े पीछे चल रहे हैं ये बैकवर्ड कास्ट हिंदूज, यानी कि कास्ट हायरार्की में ये सबसे नीचे हैं। धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम आ जाएंगे हिंदू सोसाइटी में। तो ये उनके विचार थे ट्राइब्स के बारे में। अब जब ट्राइब का भी एक पूरी यूनिट है अलग से पेपर 2 में, वहाँ पे हम घुरे के विचार पढ़ेंगे। एंड वहाँ पे एक बहुत आइकॉनिक, बहुत ज़बरदस्त डिबेट होती है जीएस घुरे और वेरियर एल्विन के बीच में, जहाँ पे वेरियर एल्विन कह रहे हैं कि ट्राइब्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाए, उनको आइसोलेशन में रखा जाए। दे हैव देयर ओन कल्चर, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। उनके पास पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनकी जो लैंड होती है वो कॉमन होती है, उनके एंसेस्टर्स अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। दे शुड बी केप्ट आइसोलेटेड। उनकी लाइफस्टाइल में हम इंटरफेयर ना करें। घुरे वहाँ पे बोलेंगे कि नहीं जी, या तो ये तो बैकवर्ड कास्ट हिंदू है, इनको आप एसिमिलेट कीजिए इंडियन सोसाइटी में, इनको अलग से कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये हमारे ही कल्चर हिंदू ट्रेडिशंस में से ही मिल जाएंगे। तो वो बहुत आइकॉनिक डिबेट है जो हम ट्राइब्स वाले यूनिट में पढ़ेंगे। 4th हमारा पॉइंट आता है, ये कहते हैं हो गया हमारा CKT। फिर आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन के बारे में घुरे का क्या कहना है? घुरे ने व्हेन ही वाज स्टडीइंग रिलीजन, उन्होंने किताब लिखी इंडियन साधुज। इंडियन साधुज में उनका कहना है कि जो गोत्र का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया कि एक साधु, एक सेज, उनका हिंदू ट्रेडिशन या इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, या इंडियन रिलीजन्स जो थे हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाने में उनका क्या रोल था। उनके एवोल्यूशन और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल था। जो गोत्र का सिस्टम है कि एक साधु हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है, उनके आगे जो भी जनरेशन्स आई, दे ऑल बिलोंग टू वन गोत्र, बिकॉज उन सब जनरेशन्स का, उन सब फैमिलीज का एक कॉमन एंसेस्टर है, दैट इज वन ऋषि, वन सेज। ठीक है। अब दैट सेज, अगर आपने देखा होगा सोसाइटीज में, हम अगर अपने गोत्र की बात करते हैं, दैट कैन बी मिथिकल, दैट कैन बी रियल ऑल्सो। ठीक है। साउथ में आप देखेंगे तो कईयों का गोत्र जो होता है ना, उनके कॉमन एंसेस्टर होता है एक स्नेक। ठीक है। कईयों का कॉमन एंसेस्टर होता है एक मंकी। ठीक है। सो दीज आर मिथिकल। ऑब्वियसली ह्यूमंस कैन नॉट बी इन नेक्स्ट जनरेशंस ऑफ अ स्नेक, बट दिस, ये जो कॉमन एंसेस्टर है, दैट कैन बी मिथिकल ऑल्सो। ये रस्में ऐसे चलता आ रहा है, दैट कैन बी रियल ऑल्सो। तो ही टोल्ड कि साधु या इनकी साधना, इनके एसेटिसिज्म का हिंदू रिलीजन के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में क्या रोल है, और यहीं से गोत्र का कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है। ये बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये आ गया आपका कल्चर। रिलीजन आपको होगा, फिर उन्होंने कल्चर पे बहुत बात करी आपका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर वाला पार्ट। एंड कल्चर के बाद हम बात करेंगे सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन की। कल्चर की जब ये बात कर रहे हैं, देखो ये इस पे सवाल बहुत आते हैं। एंड नॉर्मली कल्चर का जब सवाल आता है, कल्चरल प्लूरिज्म का सवाल आता है, तो इसको हम दूसरी यूनिट्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। जो सेकेंड यूनिट है हमारी कॉलोनियल इम्पैक्ट वाली, उसमें कैटेगराइज किया जाता है। बट
जीएस घुरे ने भी कल्चर के ऊपर बात करी है। तो इफ यू ऐड दैट एंगल, दैट नुआंस ऑफ जीएस घुरे's ओपिनियन ऑन कल्चर, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स, इफ यू स्टार्ट योर आंसर और इफ यू ऐड समवेयर इन योर आंसर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस घुरे। तो जीएस घुरे ने कल्चर के बारे में जब बात करी तो उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये बात करते हैं कि जो भारत में हमें आर्ट, कला, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, इंडियन टेम्पल्स में जो हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जो इंटीरियर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, दैट हैज़ इट्स रूट इन वैदिक टेक्स्ट्स, वैदिक टेक्स्ट या रिलीजियस टेक्स्ट्स। रिलीजियस टेक्स्ट में आपके सारे रिलीजन के टेक्स्ट आ गए। उन्होंने 3 धर्म के टेक्स्ट पढ़े थे, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के और बुद्ध धर्म के। तो आप जब स्तूप देखते हैं, बुद्धिस्ट स्तूप जो होते हैं, तो उनका जो गेट होता है, ठीक है, उस पे जो स्कल्पटिंग है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जातक्स। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर में जो आप देखते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर टेल स्टोरीज। ठीक है, जातक कथाएं वहाँ पे दिखाई गई हैं स्कल्पचर्स के डिपिक्शन के थ्रू। तो इवन अजंता एलोरा की गुफाओं में जो आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जो आपको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, दैट टेल्स द स्टोरी, जातक स्टोरीज वहाँ पे डिपिक्ट करी गई हैं। ठीक है, जैन टेक्स्ट की स्टोरी वहाँ पे डिपिक्ट करी गई हैं। तो हियर ही वाज वेरी मच राइट कि जो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वहाँ पे उनका जो इंडिजिनस सोर्स है दैट इज रिलीजियस टेक्स्ट्स या वैदिक टेक्स्ट्स। फिर इन्होंने 1-2 और बुक्स लिखी हैं। एक बुक लिखी है कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम्स या ट्रेडिशंस, ऐसा कुछ नाम है, आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने किताबें लिखते गए, तो देयर सोर्सेज वर इंडियन टेक्स्ट्स। उन्होंने जब बात करी इंडियन कॉस्ट्यूम्स की, जो भरतनाट्यम में कॉस्ट्यूम्स यूज हो रही हैं, तो दे यूज्ड नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र, जो आप जीएस में भी जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, तो यू वुड रीड टू सम एक्सटेंट अबाउट नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की लिखी थी। वहाँ पे एक और इनका जो सोर्स था दैट वाज कालिदास के काव्य, कालिदास की पोएम्स, जैसे कि मेघदूत, जैसे कि रघुवंश। रघुवंश इज कॉल्ड द महाकाव्य, epic poems. So these were the source when he was studying Indian art, Indian culture, Indian architecture. तो यहाँ पे आपको ये सोर्सेज देखने को मिलते हैं कि हाउ ही यूज्ड इंडोलॉजी इन स्टडिंग इंडियन कल्चर। एंड यहाँ पे फिर आप कल्चरल प्लूरिज्म की बात भी करेंगे। ठीक है, जीएस घुरे इज नोन फॉर थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म। थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि वैसे तो इन्होंने फील्ड स्टडी पे इतना ध्यान नहीं दिया, एम्पिरिकल डेटा इन्होंने कलेक्ट नहीं किया, इन्होंने हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स को ही पढ़ के इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करी। तो इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकल इनकी स्टडी बोली जाती है, कल्चरल भी बोली जाती है, क्योंकि कल्चर पे इनका बहुत ज़्यादा एम्फोसिस था। इन्होंने और कोई बात नहीं करी है, इन्होंने इंडियन कल्चर को ही, और स्पेशली हिंदू कल्चर को, हिंदू ट्रेडिशंस को इन्होंने इंडियन सोसाइटी समझने के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज the last work of G.S. Ghurye, which was social conflict and integration, national integration. अब घुरे जो थे दादाजी हैं सोशियोलॉजी के, तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पे ना इतना ध्यान नहीं दिया। इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट, इनजस्टिस, ऑपरेशन, जो इंडियन सोसाइटी में कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, कास्ट सिस्टम में ऑपरेशन होता है, उसको थोड़ा सा इन्होंने ना साइड पर रखा, ध्यान नहीं दिया। एंड दे मेनली फोकस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। एंड व्हाई नॉट? एट दैट टाइम इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है, 1900s की बात हो रही है, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। तो इनका ध्यान था कि जो हमारी नैरो सोशल
लॉयल्टीज़ हैं, जो सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो गई, मुस्लिम्स हो गए, वो कहते हैं कि इनकी जो आपस में लॉयल्टीज़ हैं, इनकी जो कट्टरपंथी है अपने ग्रुप्स में, वो दैट इज़ अ डेंजर टू नेशनल इंटीग्रेशन। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के एक यूनिटी की तरह इंडिया में रहना है। तो व्हाट ही सेड, लिटिल कंट्रोवर्शियल, ही सेड दैट there are 5 dangers to Indian integrated society. First is scheduled castes. Second is scheduled tribes. Third is Muslim minorities in India. Fourth ये बोलते हैं linguistic minorities. And fifth ये बोलते हैं backward classes. तो ये कहते हैं कि इनकी जो नैरो माइंडेड लॉयल्टीज टूवर्ड्स देयर ओन सोशल ग्रुप्स, SC के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो यूनिटी है, दैट इज अ प्रॉब्लम इन नेशनल इंटीग्रेशन। ये इनका कहना था। अब देखिए, इट इज अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। हाउ इज इट अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन? हम भारतीय समाज के ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये GS कोरे ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूनिटी लेके आ रहे हैं, बट दे आर इग्नोरिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिशर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिविजन्स, इनइक्वालिटीज, ऑपरेशंस इन इंडियन सोसाइटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनका एक स्टेटमेंट था दैट आई डू नॉट एक्सपेक्ट the poor person in India, the poorest of the poor person in India, to abide by the Constitution of India, to salute the national flag. क्यों? Should that person show his patriotism or nationalism towards the concept, towards the nation of India, or should he worry about his daily survival needs? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब मैं एक प्रेसिडेंट होने के नाते, या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन उस गरीब से गरीब इंसान को उसकी सर्वाइवल नीड्स ही पूरी नहीं करके दे पा रहा है, तो मेरा क्या हक बनता है कि मैं उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभाने को कहूँ, कि मैं उससे कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स लॉज हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, जो आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो इट्स अबाउट गिव एंड टेक। जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन से भी अपना जुड़ना पड़ता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी निभाना पड़ता है। सेम इज द केस विद दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स, दीज oppressed groups of Indian societies who have been historically oppressed for thousands of years with the concept of caste system. There is nowhere in the world where something as unique as caste system exists. Caste system brought a very oppressive division in Indian society, and these were the sufferers of caste system for thousands of years. जब आपने इनके कुएं अलग कर दिए, आपने इनकी सड़कें अलग कर दी, आपने इनको पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं दिया, इन एवरी सेक्टर where people are getting successful, they have been left behind. Even in modern India, you take any survey, National Social Survey, Social Economic Caste Census, National Crime Record Bureau, literacy, they are behind the entire society. They are on the lowest rung of society. ठीक है, कहीं भी इनको सक्सेस का मौका नहीं मिला, इतने ऑप्रेस्ड थे। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू एसोसिएट विद द मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी? कैसे आप इनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? दे आर सो स्केर्ड, दे आर सो पैरानॉइड विद द मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी हु ऑप्रेस्ड देम फॉर ईयर्स। पंचम वर्ण में रखा गया इनको, कि इनकी आपस की लॉयल्टीज, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, अपने आप के सर्वाइवल नीड्स इन सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, अपने टेम्पल्स इन्होंने अलग बनाए, अपनी सड़कें, अपना कुआं इन्होंने अलग खोदा। तो अपनी सर्वाइवल नीड्स में ही ये इतने उलझे रह गए कि इनकी अपनी लॉयल्टी
जो थी अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा बढ़ी, जिन्होंने सपोर्ट किया एक दूसरे को आगे बढ़ने में, जनरेशन टू जनरेशन, पढ़ने लिखने में, स्कूल खोलने में, अस्पताल में एक्सेस देने में. हाउ डू यू एक्सपेक्ट दीज पीपल टू लीव देयर नैरो, सो कॉल्ड नैरो लॉयल्टीज and integrate towards the concept of a nation, which India never was. ठीक है. So this is the problem with the thinking of Ghurye when he considers these 5 social groups as danger to national integrity of India. Okay. So these were the 6 works we studied. अब हम थोड़ा क्रिटिसिज्म पे देख लेते हैं. देखो क्रिटिसिज्म थोड़ा मैंने आपको एक एंगल दे दिया है, बट जब हम क्रिटिसिज्म लिखेंगे आंसर में तो हम थिंकर्स के नाम के साथ क्रिटिसिज्म लिखेंगे ताकि आपको पॉइंट्स मिले. अदरवाइज अगर आपने थिंकर्स के नाम नहीं डाले तो इतनी वेटेज, इतना भार नहीं मिलता है आपके क्रिटिसिज्म को, चाहे क्रिटिसिज्म कितना भी दमदार हो. तो क्रिटिसिज्म की भी मेन 4 सोशलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था. ADGS, क्राइस वाला ADBC, AD और जनरल स्टडीज वाला GS. ADGS याद रखिए. फर्स्ट क्रिटिसिज्म वॉज गिवन बाय A, दैट इज AR देसाई. सेकेंड क्रिटिसिज्म वॉज गिवन बाय धानागरे. धानागरे भी कुछ बोलेंगे. थर्ड क्रिटिसिज्म वॉज गिवन बाय ज्ञान प्रकाश. He was also a very renowned sociologist. And fourth is given by Srinivas, जो कि हमारे पेपर 2 यूनिट 1 पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सेकंड थिंक करेंगे. इसके सेकंड सेशन में, अगले सेशन में हम श्रीनिवास के ही थ्योरीज पढ़ने वाले हैं. एंड उसके बाद थर्ड थिंकर जो मेन है वो हमारे हैं AR देसाई, हु इज अ मार्क्सिस्ट. तो ये गुरे हमारे फर्स्ट थिंकर थे, श्रीनिवास हमारे सेकंड एंड AR देसाई थर्ड. अब इनका क्या कहना है GS गुरे की इंडोलॉजी के बारे में. तो AR देसाई कहते हैं कि यार गुरे, क्या ये आपने यूनिटी लगा रखा है, इंटीग्रेशन, यूनिटी, एक राष्ट्र, है ना. आप इंडियन सोसाइटी की सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल जाते हैं, आप कास्ट इनइक्वालिटीज़ को भूल जाते हैं, आप ऑपरेशन को भूल जाते हैं, आप इनजस्टिस को भूल जाते हैं. आप सिर्फ यूनिटी, कल्चरल यूनिटी की बात कर रहे हैं. तो यू आर इग्नोरिंग, आपने इग्नोर किया कि कल्चर के नाम पे कैसे कास्ट सिस्टम के थ्रू डिविजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ऑपरेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि इन्होंने बात करी है GS घुरे ने सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ की, बट इग्नोर कर दिया है. ओवरऑल ये कल्चरल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं. तो AR देसाई बीइंग अ मार्क्सिस्ट इग्नोर दैट वर्ड फॉर सम टाइम. ये हम AR देसाई की जब थर्ड सेशन में बात करेंगे, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म. बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई too much emphasis, over emphasis on cultural unity and ignored social conflict and inequality. ठीक है. फिर आते हैं धानागरे. अब धानागरे क्या कहते हैं? धानागरे कहते हैं कि भाई आपने ना एंशियंट टेक्स्ट रट लगा रखे, इंडोलॉजी को समझना है तो एंशियंट टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे. वो कह रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया बदल चुका है. देयर हैज बीन अ बिग क्वालिटेटिव चेंज इन इंडिया ओवर द एजेस, ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. तो आज का मॉडर्न इंडिया अगर आपको समझना है तो आप एंशियंट टेक्स्ट, मनुस्मृति से, रामायण से, महाभारत से कैसे समझेंगे, शिवा की स्टोरी से कैसे समझेंगे, वैदिक टेक्स्ट से, शास्त्र पुराण से कैसे समझ पाएंगे. तो ही सेज कि घुरे गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी. आप मॉडर्न इंडिया को समझना है तो आप कल्चर से और एंशियंट टेक्स्ट से बाहर निकलिए और आज की एम्पिरिकल स्टडी कीजिए, ग्राउंड लेवल पे जाके विलेज स्टडीज कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए. आज का हिंदुस्तान बदल चुका है. तो ही सेज कि एंशियंट टेक्स्ट cannot be the source to understand modern India. कैसे आप समझ सकते हैं? ठीक है.
फिर आते हैं ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि आप कल्चरल हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा आपने एम्फोसिस किया है कि आपने इंडियन कल्चर की हिस्ट्री समझने के लिए आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया है कि यू हैव टोटली इग्नोर्ड अदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंडिया की तो उसमें पॉलिटिक्स भी तो आती है, किसका राज था, उसमें आपकी इकोनॉमी भी तो आती है। तो आपने बहुत सिलेक्टिवली यू हैव आइसोलेटेड कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री एंड इग्नोर्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। ऐसे आप आइसोलेट करके नहीं समझ सकते। ये तो वही बात हो गई कि जब घुरे ने इंडोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी तो दैट वाज एक्चुअली रिएक्शन टू यूरोसेंट्रिक व्यू। मैंने आपसे बात करी थी यूरोसेंट्रिक व्यू क्या था कि दे स्टडी द सोशल एंटिटीज इन अ सोसाइटी इन अ वेरी डिस्क्रीट वे, कि रिलीजन पढ़ रहे हैं तो रिलीजन पढ़ रहे हैं, उसका मैरिज से लिंक नहीं है, मैरिज पढ़ रहे हैं तो मैरिज पढ़ रहे हैं, उसका किनशिप से लिंक नहीं है, कास्ट तो होती नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने यूरोसेंट्रिक व्यू ये था कि वो किसी भी सोसाइटी के जब पार्ट्स एलिमेंट्स पढ़ते थे, रिलीजन, मैरिज, किनशिप, ट्राइब्स, तो वो बहुत आइसोलेशन में पढ़ते थे, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज अ ऑर्गेनिक होल, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू एवरी अदर थिंग। रिलीजन इज लिंक्ड टू मैरिज, मैरिज इज लिंक्ड टू फैमिली, फैमिली गोत्र से लिंक्ड है, इधर उधर सब एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो यहाँ पे ज्ञान प्रकाश कह रहे हैं कि हाउ कैन यू आइसोलेट कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट इकोनॉमी, बी इट वॉर। दिस यू कैन नॉट डू। एंड लास्ट में आते हैं श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि उन्होंने घुरे की जो स्टडी थी उन्होंने बोलते कि दिस इज कंजेक्चरल हिस्ट्री। कंजेक्चरल हिस्ट्री कहने का मतलब है कि आधी अधूरी सी बात करी है इन्होंने, ठीक है। आधी अधूरी इन्होंने इसलिए बोला कि सिर्फ थ्योरेटिकली बातें करी हैं, टेक्स्ट्स पढ़ के, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ के इन्होंने बात करी है। इन्होंने एम्पिरिकल डेटा, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई स्टडी करी हो, कोई फील्ड में जाके लोगों से बात करके, उस टाइम के 1900s में इन्होंने स्टडीज़ करी, बुक्स लिखी। इनफैक्ट आज़ादी के बाद इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो ग्राउंड लेवल पे इन्होंने स्टडी नहीं करी, इट्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स सारे, और कंजेक्चरल हिस्ट्री आधी अधूरी है, कोई एम्पिरिकल ग्राउंड लेवल स्टडी नहीं है। He called Ghure's study as conjectural history. So this was the criticism. ये 4 main points आते हैं when we talk about Ghure's Indology. But despite the criticism, last part आता है contributions and conclusion. अब इतनी ही अगर उनकी क्रिटिसिज्म था, इतनी ही बुरी अगर उनकी स्टडी थी, तो वाई आर वी स्टडिंग इट? यूपीएससी ने सिलेबस में डाला ही क्यों? वाई इज ही कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? क्योंकि डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट हिज लिमिटेशंस, ये जो क्रिटिसिज्म वैलिड है, वेरी फेयरली वैलिड, बट इसके होने के बावजूद उनकी स्टडीज़, उनकी उस टाइम की इंडोलॉजी की इंट्रोडक्शन, इट वॉज सो रेवोल्यूशनरी that it not only laid the foundation of Indian sociology, it actually gave a direction to future sociologists' works. जो घुरे की इंडोलॉजी है, that can be seen in the works of later sociologists. इंडोलॉजी का एक पूरा को पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरी थ्योरी आ गई इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोशियोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो जिसमें इंडोलॉजी वाले एक ग्रुप बन गया। तो इंडोलॉजी जो घुरे की है, that can be seen in the works of के.एम. कपाड़िया। आगे के जो पेपर 2 के टॉपिक्स आएंगे ना, वी विल रीड ऑल दीज नेम्स। के.एम. कपाड़िया हो गया, इरावती कर्वे हो गया। इरावती कर्वे का किनशिप वाले चैप्टर में नाम आता है। फिर हमारा हो गया वीणा दास, पी.एच. प्रभु। पी.एच. प्रभु की बुक का नाम है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप बहुत पुराने सवाल उठाएंगे 90s के यूपीएससी के,
पेपर 2 के, तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट वर्ड डाल के राइट 150 वर्ड्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते थे। पीएच प्रभु की ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इनकी किताब का नाम था। तो दैट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द इंडोलॉजी ऑफ जीएस घुरे। इसके अलावा वीना दास के वर्क्स में भी, ये भी हम नाम पढ़ेंगे आगे, जीएस 2 में ही आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनके काम में हमें इंडोलॉजी देखने को मिलती है। एंड नॉट ओनली दिस, योगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये एक टॉपिक है आपका नेक्स्ट यूनिट में। इनके काम में भी हमें घुरे का जो डिस्कोर्स था, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन, ये डिबेट आपको योगेंद्र सिंह के उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन सोशियोलॉजी, गेव इट अ डायरेक्शन। तो दैट इज वाई जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे, is called the doyen of Indian sociology, the father of Indian sociology, because he laid the foundation of Indian sociology, he gave it a certain direction, and he brought Indian sociology away from the Eurocentric view of Britishers. भारतीय समाज को समझने के लिए जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे निकल के आपको भारतीय समाज को समझना है तो भारतीय शास्त्रों, भारतीय किताबों को पढ़ें। दैट वॉज हिज व्यू एंड दिस इज वेयर वी एंड टुडेज लेक्चर। इससे बाहर एज फार एज इंडोलॉजी जीएस घुरे इज कंसर्न्ड, अगले 4-5 सालों में तो यूपीएससी के मेंस में नहीं आ रहा है सवाल, मार्क माय वर्ड्स। वेटेज आपको बता दिया है, सिलेबस आपको दिखा दिया, स्ट्रक्चर आपको आंसर राइटिंग का बता दिया है, नोट्स आपको सेशन के साथ अटैचमेंट में अपलोडेड हैं। दिस इज 100% कवरेज ऑफ दिस पार्ट A1A जीएस घुरे इंडोलॉजी। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो on the second thinker of Indian sociology। ये हैं हमारे M.N. श्रीनिवास।